नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल, मैं लगातार आपके कक्षा 8वीं के पेपर अपलोड कर रहा हूं और मेरा प्रयास है कि आप सभी विद्यार्थियों ने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है तो भी मैं इन पेपरों के माध्यम से, इनके जो उत्तर साथ में बताता हूं उनके माध्यम से आपको याद करवाने की कोशिश करूं और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बन रहे हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो इसमें आप भी मेरा साथ जरूर दीजिएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्रत्येक वीडियो को देखिएगा जब भी आता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी वाहक है, यानी जो मलेरिया रोग है वो कौन से मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी या फिर तितली? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा मलेरिया मच्छर है, ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगर डेंगू का आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? एडिज मच्छर के काटने से डेंगू रोग फैलता है, वो भी ध्यान रखना, एडिज मच्छर। ठीक है। अगला प्रश्न है, कागज का पुनःचक्रण करके हम किसकी बचत कर सकते हैं? कागज का पुनःचक्रण का मतलब है दोबारा रीयूज करके अपन किसकी बचत करेंगे? जल की करेंगे, ऊर्जा की भी करेंगे और वृक्ष की भी करेंगे। तो ऑप्शन द रहेगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में विलयन में होने वाली मुख्य अभिक्रिया है। आपको बताना है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में विलयन में होने वाली जो मुख्य अभिक्रिया है वो कौन सी है? वाष्पीकरण, संघनन, आयनीकरण या फिर पिघलना? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आयनीकरण। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भूकंप आने के कारण है ज्वालामुखी का फटना, पृथ्वी के प्लेटों की गति, उल्कापिंडों का पृथ्वी से टकराना या फिर ये सभी? तो विद्यार्थियों, भूकंप आने का ये सभी कारण है, तो ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर, ये सभी। अगला प्रश्न है, स्पाइरोगाइरा क्या है? आपको बताना है स्पाइरोगाइरा क्या है। तो ये एक प्रकार का शैवाल है। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर, ये एक शैवाल है। अगला प्रश्न है, सटा की जंग लगने की प्रक्रिया कैसी होती है? तीव्र दहन, दहन नहीं, धीमा दहन, भौतिक प्रक्रिया? तो जंग लगना धीमा दहन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, एलईडी बल्ब में इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? आपको बताना है एलईडी जो बल्ब होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा क्योंकि इसमें कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसमें कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न है, ईंधन के दहन से निकलने वाली कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? आपको बताना है ग्लोबल वार्मिंग का कारण है वो कौन सी गैस बनती है? तो विद्यार्थियों, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्मी बढ़ती है। अगला प्रश्न आपके रहेगा 9वां, कार्बनीकरण क्या है, समझाइए। तो विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कार्बनीकरण से संबंधित। तो कार्बनीकरण मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। मृत वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, इनके धीमे प्रक्रम के द्वारा वो कोयले में बदलता है ना, तो उसे कार्बनीकरण कहते हैं। पहले वनस्पति थी लेकिन धरती के भार और जो अंदर का तापमान है उसके कारण से वो जल जल के अंदर ही अंदर कोयला हो जाता है, तो उसे कार्बनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। लैंगिक जनन, इस जनन में नर तथा मादा युग्म का संलयन होता है। अलैंगिक जनन, इसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों का संलयन होता है, जबकि अलैंगिक में केवल एक ही जीव है इसमें भाग लेता है। अगला प्रश्न है, थ्रेसिंग से क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रेसिंग। अगर ज़्यादातर विद्यार्थी किसान परिवार से हैं जो वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पता होगा थ्रेसिंग क्या है। थ्रेसर से अपन फसल को लेते हैं, वो थ्रेसिंग है। तो इसमें देखिए, फसल की कटाई के पश्चात फसल के दानों
या बीजों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। जो फसल के जो दाने हैं वो अलग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। बड़े स्तर पर यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है और छोटे खेत वाले किसान अनाज के दाने फटक कर यानी विनोइंग के द्वारा भी करते हैं। अगला प्रश्न है, कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टियां क्यों लगाई जाती हैं? आपने देखा होगा अपना जो बैग होता है तो उसमें क्या होता है? चौड़ी पट्टियां होती है। ऐसा क्यों होता है? तो कंधे पर लटकाने वाले थैले की बनी चौड़ी पट्टियों के कारण कंधे पर पट्टियों का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, यानी कंधे के काफ़ी क्षेत्र पर ये पट्टियां आ जाती है, जिससे कंधे पर कम दाब आरोपित होता है, यानी कम कंधे के ऊपर दाब है वो कम लगता है। उदाहरण के लिए बच्चों के स्कूल बैग की पट्टियां चौड़ी बनाई जाती है, जिससे उनके कंधों पर दाब कम होता है तथा बच्चे आसानी से बैग उठा सकते हैं। जैसे कि आप भी विद्यार्थी हो तो आपको पता होगा आपके बैग की पट्टियां हैं वो बड़ी होती है, ताकि भार है वो आपको कम लगे और दबाव कम पड़े कंधे के ऊपर। अगला प्रश्न है, कोक के अभिलक्षणों एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। कोक के अभिलक्षण। कोक के अभिलक्षण यह कठोर, सरंध्र युक्त और काले रंग का होता है। कोक कैसा होता है? कठोर होता है, सरंध्र होता है और काले रंग का होता है। यह विद्युत तथा ऊष्मा दोनों के कुचालक होता है, यानी न तो इसके अंदर से लाइट जाती है और न ही गर्मी आगे बढ़ पाती है, यानी दोनों का कुचालक है, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है। कौन है? कोक। ये ध्यान रखना है। कोक के उपयोग की बात करें तो ये एक अच्छा घरेलू ईंधन है। कोक का मतलब होता है कोयला, तो ये एक घरेलू अच्छा ईंधन होता है जो जलने पर धुआं नहीं छोड़ता है, और जब इसको अपन जलाते हैं तो ये धुआं नहीं छोड़ता है। यह कृत्रिम ग्रेफाइट बनाने और धातु जैसे कॉपर, लोहा, जिंक, लेड और टिन आदि के निष्कर्षण में भी काम में आता है। तो इस तरह से ये कोक के बारे में आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14, जिसमें सत्य और असत्य बताना है। तो दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, तो बिल्कुल सत्य है। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, ये असत्य है, क्योंकि दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग ही कहलाता है, ठीक है ना। खरपतवार हटाने को जुताई कहते हैं, तो खरपतवार हटाने को जुताई नहीं कहते हैं, उसे निराई कहते हैं। और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, सही बात है। और बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए उचित भंडारण की आवश्यकता होती है, यह भी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 15वां की विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग किया जाता है। तो जल विद्युत का सुचालक होता है, क्यों नहीं किया जाता? दोबारा से पढ़िए प्रश्न को। विद्युत उपकरण से संबंध में आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता, यानी विद्युत उपकरण में कोई आग लग गई है उसके कारण से, तो अपन जल का उपयोग वहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जल विद्युत का सुचालक है, यानी जल के अंदर लाइट चली जाती है, इसमें करंट दौड़ने की संभावना रहती है, इसीलिए विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण हेतु जल का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए विद्युत झटका लगने से जान जाने का खतरा रहता है, यानी करंट लग सकता है। सेकंड इसमें रहेगा कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा है वो आग नहीं पकड़ता है। इसमें क्या रहेगा? तो इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिए। अगला है कॉलम 1 को कॉलम बी से मिलान करना है। तो स्वर यंत्र गले के सामने की ओर उभार होता है, उसे स्वर यंत्र कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन होता है, पुरुष हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन डी से रहेगा, अंडाशय से स्रावित लैंगिक हार्मोन होता है। और गोइटर क्या होता है? थायराइड ग्रंथि का रोग होता है, गोइटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थितियों में बल लगने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को अंगुलियों से दबाया जाता है। दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट को बाहर निकाला जाता है, इनके बारे में आपको बताना है। और दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका कर एक भार
और ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की सड़ यानी सड़ पर बांध कर पार करना, इनके बारे में आपको लिखना है। अब आपके हैं कोष्टक वाले प्रश्न। तो किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर आगे या पीछे होने की गति को कंपन कहते हैं, इसमें कंपन लिखना है। और अगला है मानवों में ध्वनि वाहक यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है और ध्वनि को संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है और प्रबलता का कंपन से निर्धारित की जाती है आयाम, तो इसमें आयाम लिखना है। अगला है तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपाय लिखिए। तड़ित का मतलब है बिजली। जब तीव्र मेघ गर्जना हो रही हो या फिर जब खराब मौसम हो, तो ऐसे में अपन को खुले में जाके बैठ जाना है। अगर बाहर है तो घर में है तो घर के अंदर रहना चाहिए। मोबाइल फ़ोन वगैरह का उपयोग नहीं करना चाहिए। विद्युत तारों से दूर रहना चाहिए। पेड़ों से दूर रहना चाहिए। ये कुछ सुरक्षा के उपाय हैं। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय घट घट की ध्वनि सुनाई देती है, क्यों देती है वो आपको लिखना है। समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब को चित्र द्वारा दर्शाना है आपको। और अगला है यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा वो लिखना है। खंड द है, इसके अंतर्गत 23वां प्रश्न है। द्रव और गैसें बर्तन की दीवारों पर किस प्रकार दबाव डालती है वो आपको लिखना है। घर्षण को आप किस प्रकार शत्रु कहेंगे समझाना है। और ध्वनि की प्रबलता से आप क्या समझते हैं, यह किन कारकों पर निर्भर करती है वो आपको बताना है। एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है, क्यों पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़ों को किस प्रकार प्रभावित करता है वो आपको लिखना है। व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। सर्पी घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण से क्यों कम है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा सीधा सपने वाला प्रश्न है, अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा आप। अगला है आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन एक साथ घटित होते हैं, लेकिन हमें मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है जबकि तड़ित पहले ही दिखता है, ऐसा क्यों होता है। और प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। प्रतिजैविक का मतलब होता है दवाइयाँ जो टेबलेट आप लेते हो वो दवाइयाँ जितनी भी प्रकार की होती है वो प्रतिजैविक होती है, तो उसको लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह पर लेने वगैरह जो भी आपको सावधानियां हैं वो लिखनी है। अगला है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को दृष्टि पड़ने पर प्रभाव लिखिए, वो प्रभाव आपको लिखना है। और अथवा में ऑप्शन रहेगा पारस्त्रीकरण क्या है, इनकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। दूध की थैलियों में दूध संदूषित क्यों नहीं होता है, यानी खराब क्यों नहीं होता है वो आपको बताना है। और कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन करना है। और अंतिम प्रश्न रहेगा भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा व बचाव की कोई 6 परियोजनाओं के नाम लिखने हैं, उल्लेख करना है उनके बारे में। और टीनेजर्स में चेहरे पर मुहासे और फुंसियाँ क्यों हो जाती है वो आपको लिखना है। और अंतिम रहेगा इसमें अथवा में ऑप्शन की वनो उन्मूलन से निम्नलिखित पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको चर्चा करनी है। वन्य जीव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, गांव के ऊपर क्या पड़ेगा और पृथ्वी के ऊपर। और आयोडीन युक्त नमक के उपयोग को आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों इस तरह से आपके ये साइंस यानी विज्ञान का पेपर आएगा। और मैंने पूरा पेपर आपको बताया है, मैंने कोशिश की है प्रश्नों के उत्तर भी बताने की। हम सिर्फ आपका मार्गदर्शक का दर्शन कर सकते हैं, आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी विद्यार्थियों। आप तैयारी कीजिए, आपके पास में 20 दिनों का ये जो पूरा समय है, आज से लेकर 20 दिनों का आप गिनो तो आपके एग्ज़ाम है वो 19 फरवरी से चालू हो रहे हैं और जो एग्ज़ाम चलेंगे वो आपके 8-10 दिन चलेंगे। तो ऐसे में आप अच्छी से तैयारी कीजिएगा, तैयारी में लग जाइएगा। चाहे संडे हो कोई भी छुट्टी हो, आपको तैयारी में लगे रहना है। ये आपके लिए 20 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इन 20 दिनों में अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो अच्छे अंकों के साथ में अच्छे ग्रेड के साथ में आप उत्तीर्ण होंगे, ये पूरी आशा करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आपके मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के बारे में भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।